समुद्रकर समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुद्रकर समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। राणा प्रताप को स्वर्ण पात्र कब प्रिय थे? उनको तो पत्तों की पत्तल भाई थी। वो जो कष्टपूर्ण मार्ग जो महाराणा प्रताप ने स्वीकार किया, वो कितने लोगों का संबल बना, कितने क्रांतिकारियों के हृदय का पाथेय बना। हे जगदम्बे, तो हमें शक्ति देना। हम इस देश से अंग्रेजों को मुक्त करेंगे, भारत माता को दास्यता की बेड़ी से छुटकारा दिलाने के लिए सशस्त्र क्रांति करेंगे, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक इस शरीर के अंदर रक्त की एक बूंद भी शेष है। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुद्रकर समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुद्रकर समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाथेय प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। मान्यवर ओम जी भाई साहब। नमस्कार। समुद्रकर व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले श्याम जी कृष्ण वर्मा और मदन लाल धिंगड़ा के एपिसोड के समय हमने एक महामनीषी का नाम सुना था, विनायक दामोदर सावरकर। एक अभिनव व्यक्ति, एक क्रांतिकारियों का निर्माण करने वाला, फैक्ट्री जिसको कहना चाहिए, एक बहुत ही अद्भुत जीवन। माने अगर आप उनके बारे में ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो मैं आपके सामने इस बात को रखता हूं कि एक ही व्यक्ति में भगवान ने अनेक अनेक गुण दे दिए। वो व्यक्ति क्रांतिकारी था, क्रांतिकारियों की निर्माण करने की फैक्ट्री था, और बहुत अच्छा लेखक, कवि, विचारक, साहित्यकार भी था। एक दृष्टा था, एक दर्शन शास्त्री था, एक राजनेता था, साहसी, कष्ट सहिष्णुता, ऐसे गुण तो उसके अंदर कूट कूट के भरे हुए थे। आग का गोला था, आग का गोला था। उसके संस्पर्श में आने के बाद सामने वाले व्यक्ति के भीतर भी आग भभक उठती थी। सावरकर को जरूर पढ़ना चाहिए। सावरकर के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहिए। यहां हम 2 एपिसोड में, आज और अगले रविवार, थोड़ा बहुत सावरकर को जानने का, विचार करने का, चिंतन करने का मौका लेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक सूचना देता हूं। जब मैंने आपको आग्रह किया कि पढ़ना चाहिए, तो क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं आपके सामने एक ग्रंथ पेश कर रहा हूं।
ये सावरकर समग्र, इसको प्रभात प्रकाशन दिल्ली में प्रकाशित किया और ये 10 खंडों में, 10 खंडों में सावरकर जी ने जितना कुछ लिखा, जितना कुछ बोला, जितना कुछ कहा, उनका जैसा जीवन था वो सब इसके अंदर बड़ी भारी मात्रा में और बहुत उत्प्रेरक तरीके से लिखा गया। मैं प्रभात प्रकाशन वालों का धन्यवाद अर्पित करूंगा कि उन्होंने इतना महनीय कार्य करके देश के सामने एक ऐसे बड़े दिग्ग महापुरुष जिनके बारे में देश को जानना अत्यंत आवश्यक है लिखा। सावरकर की कहानी शुरू होती है, नासिक महाराष्ट्र में एक जिला है, नासिक जिले के पास, उस नासिक तहसील के पास एक छोटा सा गांव है भगूर। ये लोग गोवा वगैरह उस तरफ से आकर के यहां रहने लगे। इनके पिताजी दादाजी वगैरह को कोई जागीर वगैरह मिल गई थी, इसलिए ये लोग जागीरदारी के तरीके से यहां इनका पूरा परिवार रहता था। आप नाम सुना आपने, विनायक दामोदर। महाराष्ट्र में पिता का नाम साथ में जोड़ करके बोलते हैं। इनके पिताजी का नाम दामोदर, मां का नाम राधाबाई। ये 3 भाई थे। इनके सबसे बड़े भाई गणेश, दूसरे नंबर पर स्वयं विनायक, इन्हें तात्या भी बोलते थे, और सबसे छोटे नारायण। इनके पिताजी भी विद्वान थे, कवि थे, उनकी बड़ी लाइब्रेरी थी। माने आप इस हिसाब से सोच सकते हो कि घर बचपन के अंदर रहने मात्र से ही इनको 3, 4, 5 साल के अंदर ही इतना अच्छा वातावरण मिला मां और पिताजी की ओर से कि इनका भाव निर्माण, इनकी बुद्धि का निर्माण, इनका पूरा विकास अच्छी तरीके से हो गया। घर के अंदर इन्होंने, आप सोच सकेंगे कि अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई विश्व का इतिहास, चूंकि वो केवल एक अरब देश का इतिहास था, वो उन्होंने बहुत छुटपन में घर में ही पढ़ लिया था। माने बचपन की जो घूंटी होती है ना, उसका प्रभाव व्यक्ति के ताउम्र पड़ता है। इसलिए ये एक चीज हम सब लोगों को भी समझने की है कि अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के अवचेतन मन के ऊपर हम कैसे संस्कार करें, उन्हें क्या सिखाएं, क्या प्रेरणा दें, उनका ज्ञान, उनकी प्रज्ञा, उनका संस्कार कैसे जागृत करें, कैसे जागृत करें। सावरकर जी के भाई का जन्म 1879 में, इनका स्वयं का जन्म 1883 28 मई को, और छोटा भाई 1888 नारायण। एक बहन है, उसका भी जन्म। 2 भाई और एक बहन और हुई थी, वो छुटपन में ही चली गई उसे। इनकी मां बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इनकी मां का प्रभाव खास तौर पर इनके ऊपर ज्यादा हुआ। हम हमेशा ही देखते हैं मां का प्रभाव बच्चों के ऊपर होता ही होता है। मैंने एक बात पहले भी बोली थी, यहां पर भी वो बात आ रही है। 10 साल 9 साल की उम्र के अंदर जब ये हुए थे और इनकी मां राधाबाई किसी महामारी में चल बसी, और 99 में इनके पिताजी चल बसे। माता पिता का साया बचपन में इनको कम मिला। पिता ने पाला पोसा, भाइयों ने पाला पोसा, मिलजुल करके सब आगे बढ़े। 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई इनकी गांव में भगूर में ही हुई। अब आगे की पढ़ाई के लिए इनके बड़े भाई के साथ ये भगूर से नासिक आ गए। तिल भांडेश्वर गली, उस गली में रह करके इन्होंने नासिक में पढ़ाई की। ये जो नासिक का कालखंड है, ये इनके जीवन का एक प्रकार से नींव भरने जैसा अधिष्ठान है। गांव के अंदर रहते समय में एक बड़ी विचित्र घटना, जिसका उल्लेख करना उपयोगी होगा,
कि इन्होंने कहीं मराठा और केसरी जो इनके घर पर अखबार आते थे उनमें पढ़ा आजमगढ़ में मुस्लिम दंगे हुए, उन्होंने हिंदुओं को मारा पीटा, उनके घर जला दिए। बंबई में दंगे हुए, वहां जला दिए, आक्रोश पैदा हुआ, हिंदुओं के घर जला दिए। एक छोटा सा बालक क्या समझता है हिंदू और मुसलमान में, पर उनकी बुद्धि का प्राबल्य देखिए, उनकी सोच कितनी अधिक विकसित हुई होगी कि वो समझते हैं हिंदू क्या है और मुसलमान क्या है। और मुसलमानों ने दंगे किए हैं तो वो अपने मित्र मंडली के साथ में पहुंच करके मस्जिद के ऊपर धमाचौकड़ी करके आ गए। किंतु बाद में समझाया गया इनको भी समझ में आया गया, युद्ध अगर करना है, ध्यान से सुनिए, युद्ध अगर करना है तो युद्ध का अपना एक शास्त्र होता है, शास्त्र के अनुसार अगर चलोगे तो तुम्हें विजय प्राप्त होगी। युद्ध। तिल भांडेश्वर की गली नासिक में रहते समय में इनके घर पर जब बाद में पुलिस ने छापा मारा तो युद्ध संबंधी अनेक अनेक पुस्तकें इनके घर में मिल गई थी। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत छुटपन से ही जब ये नासिक आ गए हैं तब से इनके दिमाग के अंदर सशस्त्र क्रांति, कहां से ये कीड़ा उनके दिमाग के अंदर आया, केसरी, मराठा, इससे देश की परिस्थिति के बारे में जानते हुए। और 97 में मैंने आप लोगों के सामने चापेकर बंधुओं की घटना रखी थी। 3 भाई और महादेव रानाडे, चारों को फांसी मिल गई। जब चारों को फांसी मिली, ये एक बाल मन, इसके मन के अंदर बहुत भयंकर ठेस लगी। चापेकर बंधुओं ने जो कार्य प्रारंभ किया है वो तो चले गए, अब उनके बचे हुए कार्य को पूरा कौन करेगा। अपने मित्रों की टोली के साथ इनके अपने घर में इनकी कुल देवी महिषासुर मर्दिनी अष्टभुजाधारी देवी, उसका विग्रह था, उसके समक्ष जाकर के इन सब मित्र मंडली ने प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा, हे जगदंबे, तो हमें शक्ति देना, हम इस देश से अंग्रेजों को मुक्त करेंगे, भारत माता को दास्यता की बेड़ी से छुटकारा दिलाने के लिए सशस्त्र क्रांति करेंगे, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक इस शरीर के अंदर रक्त की एक बूंद भी शेष है। जीवन पर्यंत सशस्त्र क्रांति करके तुम्हें दासता से मुक्त करेंगे, सुराज्य प्राप्त करेंगे, सुसंपन्नता प्राप्त करेंगे। आप सोचिए, इस छोटी सी उम्र के अंदर अपने मित्र मंडली के साथ में जो व्यक्ति प्रतिज्ञा कर रहा है, उस प्रतिज्ञा के बोलों का अर्थ समझिए। प्रथम बात स्वतंत्रता है, प्रथम बात स्वतंत्रता है। दूसरी बात है सुराज्य, स्वराज्य, अपना राज्य हम स्थापित करेंगे। और तीसरी बात है संपन्नता, परम वैभव से संपन्न राज्य को हम खड़ा करेंगे। एक छुटपन में एक दृष्टि बन गई है। केवल देश को आजाद करना मुद्दा नहीं है। मित्र मेला इस नाम से एक छोटी संस्था बना दी। उस संस्था के माध्यम से अखाड़ा शुरू कर दिया, व्यायामशालाएं शुरू कर दी, मलखंब, अखाड़े में जाना, रोज व्यायाम करना, स्वाध्याय, नई 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 सारी पुस्तकें पढ़ना, विश्व का इतिहास पढ़ना। नासिक के अंदर, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर पढ़ते समय में इनके व्याख्यान होते थे। एक बार एक कोई प्राध्यापक थे, वो कहते थे कि तुम इतना इतिहास के बारे में जानते हो, जरा बोल करके बताओ हमें इटली का क्या इतिहास है। इन्होंने इटली के इतिहास के ऊपर जो व्याख्यान दिया, प्राध्यापक ने बाद में कहना पड़ा कि मेरे ज्ञान से भी इसका ज्ञान ज्यादा है। माने हर चीज को बहुत पैनी निगाह से देखना। तिल भांडेश्वर की गली में रहते हुए काव्य लिखने की भी इनके मन में रुचि जागृत हो गई थी। ये रुचि की शुरुआत तो भगूर में ही हुई। भगूर में जब ये 1897 में चापेकर बंधुओं का बलिदान हुआ तो रात के समय ये सो नहीं सका। अपने ऊपर वाले कमरे के अंदर बैठा बैठा पोवाड़े, वीरता पूर्वक गीत, चापेकर बंधुओं के पोवाड़े लिख रहे हैं। ऊपर की बत्ती जलते हुए देख करके पिताजी ने सोचा, ऊपर क्या कर रहा है, ये पढ़ रहा है कि
कुछ कर रहा है, जाकर के देखा पीछे से, पास में गए, देखा क्या कर रहा है तात्या, दिखाया, अरे बाजी प्रभु देशपांडे के पवाड़े, चापेकर बंधुओं के पवाड़े, तुम कब से कविता करने लग गए हो? वो शर्मा गया थोड़ा सा, बाबा मेरे को प्रेरणा होती, मेरे अंदर से पैदा होता है, तब मैं ये सब कुछ करता हूं। ठीक है, करते रहो। बहुत बड़े साहित्यकार बने, बहुत बड़े कवि बने हैं। ये व्यक्ति ऐसा है जिस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर लेखनी और कागज की भी शायद जरूरत नहीं पड़ी। आगे मैं अंडमान निकोबार के बारे में बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने बिना किसी प्रकार की लेखन सामग्री के काव्य रच दिए, कोयले और कील से उसको याद किया और बाद में आकर के उसको पूरा लिख डाला, गोमांतक इस नाम से। ये बहुत ही अद्भुत। तिल भांडेवसर की गली के अंदर जब रहते थे तो इनके एक साथ में पढ़ता था लड़का, गोविंद, विकलांग था। वो बड़ा प्रखर कवि था, लोग उसकी कविता को रुचि लेकर के सुनते थे, किंतु वो श्रृंगार रस की कविताएं करता था। उसको अभिमान था। उसके मित्र चापलूसी भरा कदम उठा करके उसको कंधे पर उठा करके घुमाते थे। वो सावरकर को बड़ा हेय दृष्टि से देखता था। तात्याराव ने जब बाजी प्रभु देशपांडे उसका पवोड़ा जब इसको सुनाया, ये कवि हृदय तो था ही, हालांकि श्रृंगार रस में लिखता था, पर बाजी प्रभु का जीवन चरित्र सुनते सुनते उसकी आंखों में से झरना बहने लग गया, उसकी भुजाएं फड़कने लग गई। वो कहने लगा, सावरकर तुम महान हो, तुम्हारी लेखनी में दम है, तुम मुर्दों में जान फूंक सकते हो। और वो उसका साष्टांग दंडवत कर दिया, उसका अवनत हो गया। मैंने बचपन में भी इस प्रकार की लेखनी, इस प्रकार का वक्तृत्व, इस प्रकार का चिंतन, जिसके कारण से उनके जो सहयोगी थे वो उनके अनुगामी हो गए। इन लोगों ने सोचा कुछ न कुछ काम करना चाहिए। नासिक से पूना कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए तात्याराव वहां चल दिए, फर्ग्यूसन कॉलेज, वहां एडमिशन लिया। वहां लोकमान्य तिलक से मिलते थे, शिवराम पंत परांजपे उनसे मिलते थे, उन दोनों के मार्गदर्शन में काम करते थे। जब वहां रहते थे तो फर्ग्यूसन कॉलेज का जो छात्रावास था वहीं कमरे में रहते थे, खाना बनाते थे मिलकर के और खाते थे। बंग भंग की घटना बंगाल में हुई तो उस समय में तिलक ने आगे बढ़ करके जो 4 सूत्री प्रोग्राम देश को दिया, उनके परम भक्तों में से एक सावरकर के मन में एक विचार पैदा हुआ, क्यों नहीं हम पूना में विदेशी वस्त्रों की होली जलाएं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है हमें, तो विदेशी वस्त्रों की विदेशी सामान की होली क्यों ना जलाएं हम, वस्तुओं की होली क्यों ना जलाएं हम। बैठ करके विचार किया हमें करना चाहिए। तिलक जी से अनुमति लेनी पड़ेगी। तिलक जी के पास गए तो तिलक जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो कि 5-10 कपड़े ला करके आपने होली जला दी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या करना है, तो ज्यादा इकट्ठा करो, प्रयास करो, घर घर जाओ, लोगों से मांगो, लोगों को जगाओ। इनकी पूरी टोली लग गई। अभिनव भारत के नाम से जिस संगठन को इन्होंने खड़ा किया, उस संगठन के एक एक कार्यकर्ता ने पूना के हर एक घर को स्पर्श किया। और यह केवल विदेशी वस्त्रों की होली नहीं है, यह होली अंग्रेजों को दहा करने की होली है, अपने देश को स्वतंत्र कराने की होली है। स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे हैं हम। देखते ही देखते बड़ा मैदान चुना गया, ढेरों सामग्री इकट्ठी हो गई। और उस दिन की वो जो 7 मार्च 1905 के अंदर विदेशी वस्त्रों की ये जो होली लगाई, ये पहला राजनेता है
जिसने विदेशी वस्त्रों का, विदेशी सामान का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके उसकी बड़ी भारी मात्रा में होली चलाई। वहां 3 लोगों की भाषण हुए, तिलक जी का हुआ, शिवराम परांजपे जी का हुआ और सावरकर का हुआ। खुला आह्वान किया सावरकर ने, केवल वस्त्र जला देने से कुछ नहीं होगा। ये जो देश जल रहा है, इस देश को जलाने वाले जो अंग्रेज है, उस अंग्रेज को जब तक हम इस देश से खदेड़ नहीं देते तब तक हमारी सशस्त्र क्रांति चलती रहेगी। उसका भड़कीला भाषण राजद्रोहात्मक माना गया। तिलक जी पर भी राजद्रोहात्मक मुकदमा चला है, तिलक जी पर फर्ग्यूसन कॉलेज ने तुरंत फुरत सावरकर को स्कूल से, कॉलेज से निकाल दी और 10 रुपए का जुर्माना उस समय में दिया गया। मित्र इकट्ठा हो गए, आप देखिए हौड़ मच गई, 10-10 रुपए के मनी ऑर्डर आने लग गए, इतना पैसा इकट्ठित हो गया। उस पैसे को उन्होंने स्वराज्य कोष में जमा करा दिया। तिलक जी ने केसरी में लिखा, क्या ये गुरुजन है? क्या गुरुजन ऐसे होते हैं कि जो देशभक्तिपूर्ण सुकृत्यों के ऊपर इस प्रकार का पनिशमेंट, सजा देते हैं? वो जो प्राचार्य था परांजपे, उसका भी नाम था, बाद में तो सावरकर जी का भक्त बन गया था। सावरकर जी और आगे की पढ़ाई करने के लिए मुंबई चले गए। मुंबई में जब वो थे तब रहते समय में आगे की पढ़ाई कैसे करें, यहां 17 साल की जब अवस्था उनकी हो गई, 1901 या 2 में भाऊ साहब चिपलूणकर की लड़की यमुना बाई, उनके साथ इनका विवाह हुआ। इनके विवाह से 5-7 साल पहले गणेश, जिन्हें बाबा राव सावरकर कहते हैं, उनका भी विवाह हुआ येशुबाई। येशु भाभी जो थी वो समवयस्क थी सावरकर की, पर उनके प्रति इतना वात्सल्य का भाव इनके मन के अंदर था, क्योंकि मां की रिक्तता और भाभी का आगमन, मां ने भाभी का स्थान ले लिया, भाभी ने मां का स्थान ले लिया। वात्सल्य इनके मन के अंदर पनपने लगा। ये मेरी मां है, ये मेरी भगिनी है, ये मेरी बड़ी बहन है। उनसे हर प्रकार की छोटी मोटी चर्चा ये करते थे, येशु भाभी। और अब यमुना, जिनको बाद में माई भी कहा गया, वो उनके जीवन में आ गई। एक छोटा लड़का भी पैदा हुआ, प्रभाकर। पर जब इंग्लैंड में थे ये, तो चेचक की बीमारी के कारण से चल बसा। सावरकर ने कॉलेज की जो पढ़ाई की अपने ससुर की आर्थिक सहायता से प्राप्त की थी। ससुर उनको आगे पढ़ने के लिए भी कहते थे कि बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए तुम लंदन जाओ। जाए कैसे, पैसा नहीं था। इन्होंने कुछ पैसों की व्यवस्था भी की, 1000 रुपया भी दिया, पर उससे कुछ होना नहीं। इन्होंने एक पत्रक जो लंदन से निकलता था, वहां आया हुआ था, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में आपने सुना ही है। उन्होंने छात्रवृत्तियां शुरू की थी। तो जो शिवाजी छात्रवृत्ति की थी, उसके लिए सावरकर ने आवेदन किया। परांजपे और लोकमान्य तिलक से मिले, उनको कहा, उन्होंने भी प्रशस्ति की। ये जब वहां गए 1906 को लंदन में पहुंचे ये, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इनका स्वागत किया। इंडिया हाउस में मैंने पहले भी बताया है, क्रांतिकारी निर्माण करने का कार्य चलता था। जो देशभक्त लोग पढ़ने के लिए लंदन में आते थे, उनको देशभक्ति का ज्वार, क्रांतिकारियों का ज्वार कैसे पैदा किया जाए, इस प्रकार का काम वहां चलता था। सावरकर जी के वहां पहुंचने के बाद वो उसमें गति आ गई। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सावरकर जी से प्रथम भेंट के समय में श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहा था, अच्छा तो आप यहां पढ़ाई इसलिए करने के लिए आए हो कि आप बड़े अधिकारी बनकर के भारत में सरकार की नौकरी कर सको। उन्होंने कहा, राजपद के लिए नहीं, मैं तो सशस्त्र क्रांति का संकल्प लेकर के उसकी आवाज बन करके यहां आया हूं, और आपका यह स्थान
यहां खाद पानी देता है, तो मैं यही सोच करके आया हूं, मैं मेरे मंतव्य को जल्दी पूरा कर पाऊंगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा को एक बहुत बड़ा सशक्त हाथ मिल गया, दाहिना हाथ मिल गया, उनकी सब गतिविधियों का सहारा मिल गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा, VVSR अय्यर, ज्ञानचंद्र वर्मा, पांडुरंग महादेव बापट और ये स्वयं मदन लाल धिंगड़ा, ऐसे अनेक लोग वहां आते थे, जाते थे, साप्ताहिक गोष्ठी होती थी, कार्य चल पड़ा। इनका मार्गदर्शन मिला। बहुत बड़े काम लंदन में रहते समय में इन्होंने किए। एक सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया वो ये किया, मेजेनी उसका जीवन चरित्र मराठी में अनुदित किया और उसको भेजा अपने भाई के पास। भाई ने उसको प्रकाशित करवाया। प्रथम प्रकाशन से ही उसकी सारी पुस्तकें बिक गई। दूसरा प्रकाशन करवाया, पुलिस को मालूम पड़ गया, उन्होंने जब्त कर ली। कहते हैं कि जोसेफ मेजेनी का जो जीवन चरित्र उन्होंने ट्रांसलेट किया मराठी में, उसकी जो प्रस्तावना है वो आग उगलने वाली प्रस्तावना है, आग उगलने वाली। हर क्रांतिकारी को वो उत्प्रेरित करती थी। इटली में जो क्रांतिकारी गतिविधियां, आयरलैंड में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चलती थी, उन सब क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से अपने देश के अंदर भी क्रांतिकारी गतिविधियां चलते रहना चाहिए। उन्होंने हेमचंद्र दास, मोतीलाल इत्यादि इन लोगों को बुला करके बम बनाने के लिए, सीखने के लिए पेरिस भेजा। बम मैन्युअल लिखित रूप से उसका ला करके बंगाल में भेजा। वहां पर बम बने। अलीपुर बम कांड, खुदीराम बोस बम कांड का पहला क्रांतिकारी, वो सब वहां भी हुआ। और इधर इन्होंने ब्राउनिंग पिस्तौलें, एक संदूक बनाया, संदूक के अंदर नीचे के पेंदे में दूसरा पेंदा बना करके उसमें 20 ब्राउनिंग पिस्तौलें लेकर के चतुर्भुज अमीन के साथ में वहां भेजी। चतुर्भुज अमीन मुंबई जब पहुंचा तो उसकी तहकीकात हुई। इसको सामान्य आदमी और संदूक देख करके पहले तो गौर नहीं किया। ऐसे बातचीत में इसको पूछा, तुम कहां रहते हो? लंदन में। मैं भारत भवन में रहता हूं। अंग्रेज अलर्ट हो गया। भारत भवन माने इंडिया हाउस, वहां रहते हो तो तुम क्रांतिकारी काम करते हो? इसने नहीं साहब, मैं तो वहां भोजन बनाता हूं। फिर वापस तलाशी ली गई, संदूक में से सारा सामान बाहर निकाला गया, फिर सारा चेक किया गया, फिर वापस रख दिया गया। ये लेकर के आ गया, पुलिस को चकमा दे करके नीचे पेंदे के अंदर 20 ब्राउनिंग पिस्तौलें थी, ला करके महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों को वितरित कर दी गई। इनके भाई सावरकर जी के बाबा राव, वो देखते थे सब काम। वहां रहते हुए उन्होंने जो दूसरा काम किया, वो काम किया 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम। अंग्रेजों ने उसे विद्रोह कहा, गदर कहा। इन्होंने उस गलती को सुधारा। अंग्रेजों के अभिलेखागार से तथ्य निकाल करके बड़ा भावपूर्ण ग्रंथ 1 साल में इन्होंने तैयार किया है। आप पढ़ेंगे गदगद हो जाएंगे। आपको लगेगा कि वास्तव में 1857 का जो स्वतंत्र समर था, उसमें कैसे कैसे क्रांतिकारियों ने किस किस तरीके से इस भारत माता की मुक्ति के लिए प्रयास किए। उनका बलिदान प्रेरणादायक है, लोमहर्षक है, आग उगल देने वाला है, आपके हाथों में तलवारें थमा देने वाला है, तलवारों से कोराम मचा करके रक्त बहा देने वाला है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ सावरकर ने वहां रचा। उससे पहले श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहा, तुम गुरुमुखी सीखो, सिखों का इतिहास लिखो। क्योंकि 1857 के समय सिख रेजिमेंट, उसने अंग्रेजों का साथ दिया था। पंजाब को फिर से प्रायश्चित करने का मौका मिलना चाहिए। यह पंजाब भारत माता के माथे का भाल है, जो चमकता था किसी समय में, जिसने भारत माता की उज्जवल और स्वर्णिम पताकाएं फहराई है। वो मंद नहीं पड़नी चाहिए। फिर से उस रक्तिम पताका का रंग गहरा करने के लिए तुम सिखों को अपने यादगार इतिहास के बारे में, गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में, गुरु गोविंद सिंह के बारे में
बताओ। इन्होंने गुरुमुखी सीखी और सिख इतिहास छोटे छोटे पत्रक तैयार करके सेनाओं में भेजे गए, सिखों में भेजे गए और वहां फसल लहलाने लगी। भगत सिंह के चाचा पिताजी सूफी अंबा प्रसाद, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, और वहां से फसलें निकलने लगी देशभक्ति की। और देखते ही देखते पंजाब फिर से देशभक्ति के ज्वार में लहलहाने लगा, वापिस उसी मोड में आ गया जिस मोड में पहले कभी उनके पूर्वज हुआ करते थे। ये सावरकर जी का प्रयास है, श्यामजी कृष्ण वर्मा का मार्गदर्शन है। ये जो 3 बड़े लेखनी के कार्य हुए हैं, इन्होंने चमत्कार रच दिया। अंग्रेज सजग हो गए, गुप्तचर लगा दिया गया। गुप्तचर को इन्होंने पकड़ा, कीर्तिकर नामक गुप्तचर था, उसको अपने साथ मिलाया, किंतु फिर भी अंग्रेजों की स्कॉटलैंड यार्ड उनकी गुप्तचरी बड़ी तीव्र थी, उनकी पैनी नजर थी। उनको समझ में आ गया। एक घटना घटी मदनलाल धिंगड़ा की। मदनलाल धिंगड़ा जब वहां आते थे, सावरकर से बहुत प्रेरित थे और वो बातचीत करते रहते थे कभी कभी। और जब 1857 का स्वतंत्र संग्राम, उसका 10 मई को 50 वर्ष पूरे होने पर जब उत्सव मनाया गया तो बैज बनाए गए, बैज लगाए गए, तो बैज निकाल करके फेंक दिए गए। एक सरदार हरनाम सिंह जो उनके साथ ही रहता था, सावरकर जी जब इंग्लैंड आए थे तब उसी जहाज के अंदर ये हरनाम सिंह भी था। और ये तो ऐसा गर्भग्रस्त था, रोने लग गया, मेरे को मां की याद आ रही, बहनों की याद आ रही है। तब सावरकर जी ने इसको दिलासा देकर के, सिखों का इतिहास बता करके लेकर के आए। हरनाम सिंह उनका भक्त बन गया। यही हरनाम सिंह जब वहां था, गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई, इसने बहुत गर्व महसूस किया। और 1857 का बैच जो इनके सीने पर लगा हुआ था, अंग्रेजों ने निकाल करके फेंक दिया। इनको गुस्सा आ गया। मदनलाल धिंगड़ा ने तो छुरा निकाल करके मार दूंगा तुम्हें, इस प्रकार का व्यवहार किया। और बड़े गुस्से में आग बबूला होकर के इंडिया हाउस में जब ये आया और सावरकर के सामने सारा वक्तव्य रखा, तो सावरकर ने कहा थोड़ा धैर्य रखो, अभी समय नहीं आया। समय कब आता है? समय तब आता है जब तुम्हारा मन कहता है कि मुझे अपना बलिदान देना चाहिए। मुझे अभी कह रहा है मेरा मन बलिदान देना चाहिए। तुम बलिदान दे दोगे? अगर पकड़े गए तो अपनी गुप्त बातें, अपने साथियों के नाम पुलिस को नहीं बताओगे? नहीं बताऊंगा, परीक्षा दो। टेबल पर हाथ रखा, छुरा भोंक दिया। ये मुस्कुराता रहा, सारे लोग देख करके दंग रह गए। तब से इनको जिम्मा सौंपा गया, तुम शूटिंग का अभ्यास करो, पिस्तौल चलाने का अभ्यास करो। इन्होंने 2 पिस्तौलें खरीदी, उसका अभ्यास शुरू किया। वो घटनाक्रम आपने सुना ही है, मदनलाल धिंगड़ा का। करजन वायली की हत्या, अंग्रेजों के नाक के तले, अंग्रेजों के उस अभेद्य साम्राज्य के अंदर मदनलाल धिंगड़ा की गोली भेद की। मदनलाल धिंगड़ा ने सरेआम उस करजन वायली को, जिसका बड़ा भारी नाम भारत में था, इंग्लैंड में था, धराशायी कर दिया। अंग्रेज भौचक्के रह गए, डर बैठ गया। परिणाम यह हुआ, कोई भी अंग्रेज भारत में जाकर के काम करने के लिए उत्सुक नहीं होता था। ऐसी दुर्गति हो गई। आगे की कथा हमने सुनी है। 1 जुलाई को 1909 को यह घटनाक्रम हुआ है। 5 जुलाई को आगा खां के नेतृत्व में जो सभा हुई, जिसमें ये प्रस्ताव लिया गया कि ये मदनलाल धिंगड़ा ने निंदनीय काम किया है। और मजेदारी तो देखिए, मदनलाल धिंगड़ा का सबसे छोटा भाई भजनलाल, उसको बुला करके ले आए। उसके मुख से भी कहलवा दिया कि ये भाई नहीं है हमारा, इससे हमारे परिवार का कोई संबंध नहीं है। और यह सभा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव लेती है कि मदनलाल धिंगड़ा ने निंदनीय कार्य किया है, देश विरोधी कार्य किया है। सावरकर ने कहा नहीं, सर्वसम्मति से नहीं, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। एक अंग्रेज आगे बैठा हुआ था, उसने एक मुक्का मारा सावरकर को, उनका चश्मा नीचे गिर गया। तिरुमलाचार्य पास में बैठे थे, उन्होंने एक डंडा मारा और उसको कहा भारतीय डंडे का भी स्वाद लेकर के देखो, केवल मुक्का मारने से काम नहीं चलेगा। सिर फूट गया उसका। अफरा तफरी मच गई, पुलिस आ गई। उससे पहले सब लोग
अपने अपने गंतव्य पर चले गए। मदनलाल धिंगड़ा का वक्तव्य सामने आया, अंग्रेजों की पोल खुल गई। अंग्रेज किस प्रकार का मानवतावादी चेहरा लगा करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर रही है, जबकि ये दुनिया भर के अंदर अंग्रेज नरसंहार के बूते पर ही अपने साम्राज्यवाद को आगे फैला रहे हैं। सावरकर की बुद्धि काम आई, अंग्रेजों की सुई सावरकर पर केंद्रित हो गई, क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1907 में पेरिस चले गए थे, इंग्लैंड छोड़ दिया था। पीछे का सारा काम सावरकर ही देख रहे थे। इंडिया हाउस में इस प्रकार की गतिविधियां हुई और इंडिया हाउस से जुड़े हुए लोग ये काम कर रहे हैं, और इसके पीछे कौन है? सावरकर। सावरकर सावरकर कौन है ये सावरकर? क्या कर रहा है ये सावरकर? पुलिस सतर्क हो गई। इनके मित्रों ने इनको आगाह किया, आपकी तबीयत भी खराब हो रही है, यहां रहने पर किसी भी क्षण आप गिरफ्तार किए जा सकते हो, इसलिए आपको हमारे साथ पेरिस चलना चाहिए। मैडम कामा, सरदार सिंह राणा, श्यामजी कृष्ण वर्मा इनको अपने साथ पेरिस लेकर के चल दी। अब देखिए आप, पीछे हिंदुस्तान के अंदर एक और घटना घटी। चतुर्भुज अमीन ने जो पिस्तौलें ले जा करके दी थी, क्रांतिकारियों ने उसको यथेष्ट स्थानों पर वितरित किया। सावरकर के पास में समाचार आया, उनके बड़े भाई बाबा राव सावरकर को आजीवन कारावास की सजा देकर के काले पानी अंडमान निकोबार भेज दिया गया। क्यों? आप भी सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी। उनकी देशभक्ति पूर्ण कविताओं की पुस्तक को राजद्रोह मान लिया गया। इस व्यक्ति ने कोई शस्त्र नहीं चलाई, इस व्यक्ति ने किसी को गोली नहीं मारी, यह व्यक्ति कहीं पर भी क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर लिप्त नहीं है। इसका दोष केवल इतना है कि इन्होंने देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखी। उस लिखने को सरकार ने राजद्रोह माना और उनको आजन्म कारावास दे दिया। आजन्म कारावास किसने दिया? तो मिस्टर जैक्सन, नासिक के जिला कलेक्टर थे, ये नासिक में रहते थे, उसने दिया। क्रांतिकारियों ने ठान लिया इस जैक्सन को ठिकाने लगाना होगा। बाबा राव को जो सजा दी गई उसका बदला लेना पड़ेगा। औरंगाबाद का अनंत लक्ष्मण कान्हारे 16 साल का जवान, 16 साल का, वो आया नासिक। ये जो अभिनव भारत मित्र मेला सावरकर जी ने शुरू किया था, इस काम को बाबा साहब बखूबी बाद में चलाते रहे हैं। जगह जगह पर क्रांतिकारियों को संपर्क में लेना, उनसे सब प्रकार का काम करवाना, ये सब काम करते थे। बम्ब मैनुअल की प्रति जब भारत में आई तो तिलक जी को भी दिखाई गई। तिलक जी बहुत गदगद हो गए, अब काम अच्छी तरीके से हो सकता है। विनायक नारायण देशपांडे, कृष्ण गोपाल कर्वे और लक्ष्मण, अनंत लक्ष्मण कान्हारे, ये लोग बैठे, योजना बनी, इसका स्थानांतरण हो चुका है जैक्सन का। पूना 21 दिसंबर को विदाई पार्टी है, उसके उपलक्ष्य के अंदर सभा भवन जो है शहर का, उसमें शारदा नामक नाटक खेला जाएगा। उस नाटक को देखने के लिए यह जाने वाला है जैक्सन, बस वहीं इसका काम तमाम करना है। प्रथम कान्हारे को पिस्तौल दी गई, दूसरी देशपांडे को, तीसरी कर्वे को। अगर वो चूकता है तो दूसरा, दूसरा चूकता है तो तीसरा, उसको जिंदा नहीं रहने देना है, उसको सजा देनी है। तैयार होकर के बैठा कान्हारे। शाम के समय, रात के समय
जब सभा भवन में प्रवेश करने लगा, जैक्सन जैसे ही अंदर घुसा, कानारे कुर्सी के पास से निकला, कानारे उठ करके खड़ा हुआ और उसने पीछे से एक पिस्तौल चलाई, गोली चलाई। वो खाली गई। दूसरी गोली चलाई, उसके दाहिने हाथ पर लगी। वो पीछे मुड़ा तो उसने तीसरी गोली चलाई, उसके सामने सीने पर लगी। वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। ये आगे बढ़ करके 4-5 गोली चला करके उसके सीने को भून दिया। वो ठंडा हो गया। लोगों ने इसको पकड़ा। बाद में ये तीनों पकड़े गए। बाबा राव सावरकर से सूत्र जोड़ा गया। और ये पिस्तौल किसने दी है? जो लोग पकड़े गए उसमें एक गणोजी वैद्य करके एक व्यक्ति थे, वो मुखबर बन गए और उन्होंने लिंक जोड़ करके कहा कि ये पिस्तौल तो लंदन से सावरकर ने भेजी है, किताब के अंदर पिस्तौल रख करके भेजी है। सावरकर का भी नाम उस केस में जोड़ दिया। जैक्सन हत्याकांड में सावरकर भी दोषी है। और इन चारों को, बाबा राव सावरकर, अनंत लक्ष्मण कानारे, विनायक देशपांडे और कृष्ण कुमार कर्वे, आजीवन कारावास, उनको भी जोड़ा गया। क्योंकि बाद में मालूम पड़ा कि ये मित्र मेला वगैरह ये सब लोग एक ही, अभिनव भारत वगैरह उसके जड़भूत वही है। और देखिए, अहमदाबाद के अंदर एक पुलिस अधिकारी के ऊपर बम चलाने के अपराध में इनके छोटे भाई डॉक्टर नारायण सावरकर, उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अब देखिए भगवान भी कैसी कठिन परीक्षा लेता है। उनके घर के अंदर 3 महिलाएं, तीनों के पति, तीनों के तीनों भाई जेल में चले गए। वो सावरकर वहां है, अभी जेल में गए नहीं है, वो भी जाने वाले हैं। सावरकर फड़फड़ाने लगे। पुत्र की मृत्यु का समाचार उनके पास आया हुआ था। प्रभाकर चला गया, तीनों भाई चले गए। दोनों भाई, मैं यहां बैठा हूं, मेरा नाम जैक्सन कांड में जोड़ा गया है, मेरा नाम यहां राजद्रोह के मुकदमे में मदन लाल धिंगड़ा के साथ जोड़ा गया है, पुलिस मेरी खोज कर रही है, मुझे पेरिस जाना होगा, निर्दोष लोगों को सता रही है, बताओ कहां है सावरकर, कहां है सावरकर। अब मैं छुप करके नहीं बैठ सकता, यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मुझे आगे आना ही होगा, चाहे जो हो, चाहे जितना रक्त बहाना पड़े, मुझे सामने आना होगा। सरदार सिंह राणा, मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सबने समझाया बाहर रह करके हम ज्यादा काम कर पाएंगे। सावरकर नहीं माने और चल दी पेरिस से लंदन। विक्टोरिया स्टेशन पर 13 मार्च 1910 को जब रेल आकर के रुकती है, पुलिस पहले से खड़ी। सावरकर को वहीं स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया और ले गए जेल में, ब्रिक्सटन जेल, वही जेल जिसमें मदन लाल धिंगड़ा को रखा था। उस जेल में जाते उनको स्मृति हो आई, कैसा वीर पुरुष था मदन लाल धिंगड़ा। मदन लाल धिंगड़ा से जब मिलने के लिए आए ये सावरकर, तो मदन लाल अभिभूत हो गया इनको देख करके, क्योंकि इन्होंने कहा मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए आया हूं। हालांकि दोनों हम उम्र थे। तुम्हें यहां कुछ चाहिए क्या, किसी चीज की कमी है क्या? तो मदन लाल हंसते हुए बोला, यहां सजने संवरने के लिए दर्पण नहीं है, एक अच्छा सा दर्पण भिजवाइए ना। देखिए कैसे लोग होते हैं ये, कोई चिंता नहीं है, कोई मृत्यु का भय नहीं है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः न चैनम क्लेदयन्ते अपो न शोषयति मारुतः। गीता को साक्षात अपने जीवन के अंदर धारण करके जीने वाले ये कर्मयोगी है। सावरकर को याद आया, मुझे कर्मयोग का निर्वाह करना है, मुझे कर्मयोग का निर्वाह करना है। वहां पत्र आया यशु भाभी का, बड़े दारुण दुखों से भरा हुआ, घर की दुर्भपूर्ण अवस्था, पुलिस सब कुछ लूटपाट करके ले गई, घर में कुछ बचा ही नहीं, 3 महिलाओं को छोड़ के।
क्या करे वो महिलाएं निरी, कैसे मुकाबला करे? कोई पुरुष भी नहीं, कोई बोलने वाला भी नहीं, कैसे होगा ये सब? ब्रिक्सटन जेल से उन्होंने जो पत्र लिखा अपना यीशु भाभी को, वो पत्र मैं आपको पढ़ करके बताता हूं। वो पत्र वाकई बहुत ही जबरदस्त है और वो आज तक हम सब लोगों को भी प्रेरणा देने लायक है। आप बहुत अच्छी तरीके से उस पत्र की पंक्तियों पर ध्यान कीजिए। वो कहते हैं, भाभी जागृत है क्या वह स्मृति जो शपथ कभी तरुणाई में ली थी? वो कौन प्रतिज्ञा जिसने जीवन भर जलने की उमंग दी थी? किस तरह राम ने सुख वैभव त्यागा था, सीता ने भी कांटों की राह चुनी थी। मद मत असुर रावण, मद मत असुर के स्कंधा वार जले थे और जल गई गद्दियां वे जो रक्त सनी थी। अब सुनिए, ये जो हमारा मेवाड़ है ये कैसा अद्भुत है। इस मेवाड़ पर सार्वजनिक व्याख्यान उदयपुर के अटल सभागार में 26 दिसंबर को होने वाला है। आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेवाड़ कैसा मर्दान है। किंतु इस मेवाड़ मर्दान ने वहां सावरकर को भी प्रेरणा दी है। वो सावरकर क्या बोलते हैं, वह मर्दाना मेवाड़ याद आया था, चित्तौड़ दुर्ग की कथा याद आई थी, जौहर व्रत केसरिया बाने की बातें, चेतक की चंचल टाप याद आई थी। चेतक एक प्राणी भी वहां सावरकर को प्रेरणा दे रहा है। वह जो वन वन अलग जगाते घूमा था, उस वीरव्रति की व्यथा याद आई थी। राणा प्रताप को स्वर्ण पात्र कब प्रिय थे? उनको तो पत्तों की पत्तल भाई थी। वो जो कष्टपूर्ण मार्ग जो महाराणा प्रताप ने स्वीकार किया, वो कितने लोगों का संबल बना, कितने क्रांतिकारियों के हृदय का पाथेय बना। फिर प्रश्न उठा, मां क्यों आज मलिन है? हम सबके रहते क्यों है ये दुखियारी? उन संतानों को धिक्कारेगी दुनिया जिनके रहते उजड़े मां की फुलवारी। क्या इस जीवन से मरण नहीं श्रेयस्कर? हम जीवित हैं फिर भी मां अपमानित हो। मां मांगे जीवन दान किंतु हम विमुख बने। इस जीवन से भी फिर मृत्यु न क्यों सम्मानित हो? बोली तब मानो मौन चांदनी बोली, दे दो यह जीवन मां के हित दे दो। दूर गगन से विमल चंद्रमा बोला, दो देश कार्य हित यह तरुणाई दे दो। काटेंगे हम मां के बंधन काटेंगे, यह जीवन बाती इसी हेतु निपटेगी। बांटेंगे हम सब मां के दुख बांटेंगे, ये पूत प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटेगी। भाभी याद दिलाता है, भाभी तुमने भी तो शपथ ग्रहण की थी, था तुमने भी यह उग्र व्रत अपनाया। पद्मिनी तुल्य कितनी ही बहनों ने फिर इस पथ में अपने जीवन को बिखराया। पद्मिनी का भी नाम, मैंने कहा ना, मेवाड़ याद आ रहा है, मेवाड़ याद आ रहा है। वो कह रहे हैं, दो क्या यदि होते 7 बंधु भी मेरे, मैया हम तेरे लिए उन्हें बलि देते। माना मां की है 30 कोटि संतानें, पर धन्य वही जो मातृ भक्ति में जीते। भाभी तुमको भी यह वह प्रण पालन करके अपनी कुल दिव्यता बढ़ानी है जग में, जैसे गिरिजा ने किया तपोव्रत। पार्वती जैसे गिरिजा ने किया तपोव्रत पालन, अनवरत साधना की थी जब हिमगिरी में। और फिर देखिए मेवाड़, 16,000 वे बहनें राजस्थानी, जैसे हंसते हंसते कूदी ज्वाला में। वो भारतीय अबला बल लुप्त नहीं, वो तेज अभी भी जीवित है सबला में। उग्रे उदार हे वीर धर्मणी भाभी, अब फिर चरित्रार्थ करो यह सत जीवन में। यह पुत्र तुम्हारा यही कामना करता, ऊर्जस्वित हो संदेश यही तन मन में। यह नहीं किसी की नकल, नहीं है अंधभक्ति, हमने यह व्रत था सोच समझ कर अपनाया। यह पथ क्या क्या चाहेगा आगे चलकर, थी पूर्व कल्पना फिर भी कदम बढ़ाया। भाभी को कैसी सांत्वना दे रहे हैं वो, ये सांत्वना पत्र है।
वो याद दिला रहे हैं कि हमने ये मार्ग जो अपनाया है इसमें ये सब तो होना ही है, और जीवन तो क्षण भंगुर है। धैर्य रखो, सहनशीलता बनाए रखो, कष्ट सहिष्णुता जगाए रखो, भगवान सब ठीक करेगा। पत्र पाकर करके भाभी गौरवान्वित हुई, उसका बल लौट आया। बल तो था ही, भावनावश एक पत्र लिख दिया उन्होंने। मित्रों, जो लोग क्रांति के पथ पर अपने जीवन की बाजी लगा देते हैं, जो लोग अपने जीवन की आहुति देते हैं, जो इस बड़े यज्ञ वेदी में समिधा बन करके अपने आप का सर्वस्व होम कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, उन लोगों के जीवन में न मालूम कितने कष्ट आते हैं, न मालूम कितने कष्ट आते हैं। मुकदमा चल पड़ा, झूठे मुकदमे लगाए गए, झूठी दुनिया के मुकदमे लगाए गए, राजद्रोहात्मक मुकदमे, जैक्सन की हत्या में संलिप्त होने के मुकदमे, और उन पर जब चलने लगा तो सरदार सिंह राणा, मैडम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने पूरी ताकत लगाई सावरकर को मुक्त कराने की। 2-3 बार तो ब्रिटेन में जेल से इधर उधर ले जाते समय में छुड़ाने का प्रयास हुआ। अंत में हैग में मामला डाला गया, हैग पलट गया, सारी कोर्ट की कार्रवाई भारत में होगी। मोरिया नामक जहाज इनको लेकर के चल पड़ा। तब इनको सूचना दे दी गई। वीवीएसआर अय्यर जब मिलने के लिए गए तब कहा मार्सेसल्स बंदरगाह पर फिर मिलेंगे। ये समझ गए। जैसे मार्सेसल्स बंदरगाह आया, वहां जहाज में कुछ खराबी आ गई थी, ठीक कराने के लिए रोकने लगे, तो ये संडास में जाकर के अंदर घुस करके अपना ओवरकोट निकालकर कांच का जो ऊपर का दरवाजा था उसको ढक दिया और जंगले में से निकल करके समुद्र के अंदर छलांग लगा दी। ये जो छलांग थी पुलिस को हतप्रभ कर गई। पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, गोली चलाई गई, मारने का प्रयास किया। पानी के अंदर तैर करके चलने लगे। तैरते तैरते समुद्र के किनारे पर आकर के लगे, दौड़ते गए। फ्रांसीसी सैनिक मिल गए। इन्होंने टूटी फूटी फ्रेंच में कहा, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार देंगे। पर पीछे से अंग्रेज और भारतीय पुलिस जब वहां आई, लेन देन हुआ और इनको पकड़ करके गिरफ्तार करके वापस ले गई। पार्कर ने हथकड़ियां वगैरह डाल दी और मारने का प्रयास करने लगा तो सावरकर ने धमकी दी, खबरदार, जो एक हाथ भी मेरे ऊपर उठा दिया, तुम भी बाल बच्चेदार हो, ध्यान रखना तुम्हारे परिवार कहीं नहीं बचेंगे। सब चुप हो गए। शांतिपूर्वक मोरिया जहाज फिर रवाना हो गया और इनको लेकर के चले गए। उधर से सरदार सिंह राणा, मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीवीएसआर अय्यर ये पहुंचे मार्सेसल्स बंदरगाह। 15 मिनट पहले ही वो जहाज वहां से निकला था। इन लोगों ने जिस गाड़ी को किया था, बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग आता था, सारा उन्होंने देखभाल करके किया था, पर वो रेलवे क्रॉसिंग उन्होंने 2 घंटे इनके खराब कर दी, वरना सावरकर को ये छुड़ा करके ले जा सकते थे। किंतु इन लोगों ने जाकर के विश्व भर के अखबारों के अंदर इस खबर को प्रचारित किया। सावरकर की छलांग लगा करके हनुमान जी की तरह संपूर्ण विश्व भर में फैल गई। सावरकर का साहस, अदम्य साहस, मुखर होकर के दुनिया भर के क्रांतिकारियों के अंदर हृदय उद्वेग बन करके भावावेश में आकर के बोल पड़ा, हे सावरकर, ये जो तुम्हारी छलांग है, ये तुम्हारा जो अदम्य साहस है, ये मृत्यु को मार करके, मृत्यु के सीने पर पैर रख करके आगे चलने वाला साहस है। कैसा व्यक्ति है? एक दुबली पतली सी काया, एक छोटा सा 5 फीट का व्यक्ति, पर उसका अंतःकरण पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना हुआ है। अगर इस मिट्टी का नहीं बना हुआ होता तो वो जो अंडमान की कारा थी वो कितने ही लोगों को खा गई, इनको भी खा जाती। और वहां मुकदमा चला। अब मुकदमा आगे कैसे चलता है, किस तरीके से उन्हें 2 आजन्मों की कारावास होती है, पत्नी की भेंट उनसे कैसे होती है,
और अंडमान की जो जेल है उसमें वो कैसे अपना समय बिताते हैं, और उनके अंतिम जीवन का सारा उपाख्यान जो एक नए रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। माने ये व्यक्ति आगे जाकर के न केवल राजनीतिज्ञ बल्कि समाज सुधारक, समाज सुधार की प्रेरणा देने वाला, और समाज का ये जो रोग है ऊंच नीच छुआछूत, उसको जड़ मूल से नष्ट करने का प्रयास करने वाला व्यक्ति बन करके अपने सामने आएगा। अगले एपिसोड में हम इनके जीवन का अंतिम वृत्तांत ढंग से सुनेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले रविवार को फिर से मिलेंगे। नमस्कार। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।